हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइना परमार आज आपके लिए लेके आई हूँ गांधी जयंती पे गांधी जी से ही रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे हम जानते हैं कि गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तो ऐसे ही गांधी जी जैसे कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में हम आज साथ साथ जानेंगे। क्योंकि गांधी जयंती पे मेरा मकसद गांधी जी के बारे में बात करना और साथ साथ में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना है जो गांधी जी से ही प्रभावित हुए हों और उनके जैसे ही भारत के महान फ्रीडम फाइटर भी रहे हों। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है गांधी वर्सेस फ्रंटियर गांधी। तो हमें पता ही है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके जन्म के बारे में, परिवार के बारे में हमेशा ही बहुत बातें होती रही हैं, लेकिन आज जो कुछ डिफरेंट है वो है उनका नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर इलाके में हुआ। और ऐसे ही हमारे पास जो इनके साथ हम इनकी बातें साथ साथ करते रहेंगे वो हैं दूसरे भारत रत्न फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भी एक महान भारतीय फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिनका जन्म 1890 में पेशावर में हुआ। इन्हें भारत रत्न की उपाधि 1987 में दी गई। इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे बच्चा खान, बादशाह खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक और नाम है फ़ख्र-ए-अफ़गान, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के थे तो उन्हें वहाँ का प्राइड ऑफ पारातून भी कहा जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बहुत सी बातें गांधी से मिलती थी और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के रहने वाले थे, शायद इन्हें इसीलिए फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है। तो जैसे कि हमने देखा है कि पूरे भारत में गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता, फ्रीडम फाइटर, बहुत सारा स्ट्रगल करते रहे हैं, वैसे ही ये फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें ज़्यादातर बच्चा खान के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी भारत के लिए कुछ कम नहीं किया। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में ऐसी क्या सिमिलैरिटीज़ थी जिसकी वजह से इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया है। बच्चा खान और महात्मा गांधी जी एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, जैसे कि इस पिक्चर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या थी? गांधी जी ने हमेशा अहिंसा के ही धर्म को माना, तो बच्चा खान भी अहिंसा के ही पथ पे चलने वाले थे। बच्चा खान ये कहते थे कि अगर आपके अंदर सब्र है और अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसीलिए बच्चा खान ने गांधी जी के ही विचारों से प्रभावित होकर अपने उन आंदोलनों को जारी रखा जिससे वो देश को आज़ादी दिला सकें। ये बच्चा खान और गांधी जी की तस्वीरें हमें ये बताती हैं कि वो एक दूसरे से कितने नज़दीक थे। बच्चा खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था बनाई। ये लोग रेड कलर की शर्ट्स पहनते थे, इसलिए इसको रेड शर्ट भी बोला गया है और साथ में सुर्खपोश भी बोला गया है। बच्चा खान की ये एक तरह की आर्मी थी जिसकी बदौलत उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लेने की कोशिश की। 1915 से लेकर 1918 में उन्होंने कम से कम 500 गांवों का दौरा किया, जहां पे जाके उन्होंने लोगों की समस्याओं को ढूंढा और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें। बच्चा खान ने पेशावर से लेकर काबुल तक एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और देखो इतनी बड़ी रैली की, आप लोगों की संख्या देख सकते हैं। ये लोग इनसे इतने प्रभावित हुए कि इतनी जनता जब उनके पीछे लग गई तो फिर अंग्रेज़ों को ये लगने लग पड़ा कि ये हमारे लिए एक मुसीबत बन सकते हैं जो बच्चा खान है। तो उन्होंने बच्चा खान को जेल में डालने का फैसला किया। तो बच्चा खान के बारे में ये कहा जाता है कि उनका सारा जीवन ज़्यादातर जेल में ही कटा या फिर वो नज़रबंद ही रहे। तो इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब उनको जेल में डाल दिया गया तो वहाँ पे एक जगह पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि अंग्रेज़ों को वहाँ पर आके लाठीचार्ज करना पड़ा, गोलियाँ चलानी पड़ी। और ये भी कहा जाता है कि उस जगह पे जो उस वक्त सेना का जो मुखिया था उसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाल, उसने गोलियाँ चलाने से मना कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर भी गोलियां चलाई और 200 से 250 तक लोग जो इसमें मारे गए। इससे किस्सा खवानी भी कहा जाता है, जो कि
पेशावर में है। इतने लोगों का मारा जाना एक बहुत दुखद घटना थी, लेकिन अंग्रेज़ों को इस बात का पता चल गया कि इस वजह से अब जो लोग हैं वो बच्चा खान को फॉलो कर रहे हैं, तो वो बच्चा खान को जेल में ही रखेंगे। फिर बच्चा खान और गांधी जी पेशावर में मिले और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और आने वाले समय से अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने की कोशिशें करते रहे कि किस तरह से इन्हें भारत से निकाला जाए। उस दौरान, उससे पहले गांधी जी थे वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला चुके थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस को ही हमेशा अपना मेन मुद्दा रखा था। लेकिन अब फिर वक्त आ गया था जब गांधी जी को लग रहा था कि इस समस्या से बाहर निकलना है और लोगों को इकट्ठे करना है और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है। तो गांधी जी ने उस वक्त एक फैसला लिया, वो था नमक सत्याग्रह। अंग्रेज़ों ने भारत में 1882 ईस्वी में नमक जो टैक्स है वो लगा दिया था, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था 1882 में कि नमक इकट्ठा नहीं करना है, ना ही बनाना है, ना ही बेचना है। तो अगर कोई भारत में भारतीय ऐसे करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा मिलेगी। 1882 से ये सॉल्ट टैक्स जो चला आ रहा था और जो नमक कर लोगों से लिया जाता था वो भी इतना ज़्यादा था कि हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उसका 15% तो साल्ट रेवेन्यू ही था। तो ये इतना महंगा हो चुका था कि हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि वो नमक को इकट्ठा कर सके। लेकिन गांधी जी ये जानते थे कि जैसे ज़िंदगी में हवा और पानी का महत्व है, नमक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए गांधी जी ने ये फैसला लिया कि वो अगला जो सत्याग्रह करने वाले हैं वो है नमक सत्याग्रह। इसलिए उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब लोगों को वो इस कानून से मुक्त करवाकर ही हटेंगे और इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। ठीक उसी दौरान बच्चा खान ने भी, इस फ्रीडम फाइटर ने भी ये फैसला किया कि वो भी इस सत्याग्रह में शामिल हो जाएंगे। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साथ 78 लोगों के साथ, जो फ्रीडम फाइटर ही थे, साबरमती आश्रम से निकले दांडी यात्रा के लिए। ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी। इसने तो नक्शा ही पलट दिया। उस वक्त अंग्रेज़ों को इतना डर लगा इस यात्रा से कि उन्हें लगा कि अब कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेना पड़ेगा। तो गांधी जी ने यह फैसला लिया कि वो दांडी जाएंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे। 6 अप्रैल 1930 को वो गांधी जी दांडी पहुंचे। एक लंबी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते गए। 50,000 से 80,000 तक लोगों का इकट्ठ वहाँ पे होने लग पड़ा। तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे, दांडी नामक स्थान पे, जो समुद्री एरिया था, वहाँ पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया और उन्होंने उस कानून को तोड़ा। जब ये यात्रा हो रही थी तो ये लोग सभी सफ़ेद कलर की खादी पहन के निकले थे। तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये ऐसे नज़ारा है जैसे कोई सफ़ेद नदी बह रही हो। इस यात्रा को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। तो ये सफ़ेद नदी का नज़ारा आप देख सकते हो। इतने लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोगों के साथ दांडी में जाकर उन्होंने कानून तोड़ा, साल्ट एक्ट तोड़ा और कसम खाई कि मैं तब तक साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा जब तक मैं भारतीयों को आज़ादी ना दिलवा दूं। और इसी वजह से गांधी जी शायद फिर कभी साबरमती आश्रम जा भी नहीं पाए। और गांधी जी जिन्होंने ये कानून तोड़ा, उन्हें उस वक्त बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद जेल में डाल दिया गया। जैसे ही उन्हें जेल में डाला गया तो सारे भारत में एक नई लहर शुरू हो गई। उस लहर की वजह से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और ये फैसला किया गया कि अब ये कानून जगह जगह पे तोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, कानून तोड़े गए, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया। ऐसे ही बच्चा खान भी इस कानून को तोड़ने में, और बहुत सारे और भारतीय थे जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी साथ दिया। तो इतनी लंबी यात्रा उन्होंने पैदल ही की। 24 दिन तक वो चलते रहे और इस यात्रा में बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हुए और फाइनली उन्होंने इस नमक कानून को तोड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया।
फिर जब बंदी बना लिया गया तो उसके बाद अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब ये सत्याग्रह यही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सत्याग्रह यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। ये सत्याग्रह बाद में धरासना के सत्याग्रह के नाम से जाना गया। वहाँ से दांडी से आगे ये मार्च चलती रही और गांधी जी के बंदी बनाने के बाद अब्बास तैयब जी ने इस सत्याग्रह को कंटिन्यू रखा और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने। फिर उन्हें भी बंदी बना लिया गया तो सरोजनी नायडू ने इस सत्याग्रह को जारी रखा। और वहाँ पे जब वो पहुँचे धरासना में तो इतना लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत सी चोटें लगी, लेकिन भारतीयों ने हिम्मत नहीं हारी और इस लाठीचार्ज की वजह से पूरे देश में और विदेशों में भी हंगामा हो गया। फिर वहाँ पर उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, उसका चेहरा बेनकाब हो गया तो उसको जवाब देना पड़ना था, इसलिए उसने फैसला किया, जब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि गांधी जी से समझौता किया जाए, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि गांधी जी से मुलाकात की जाए। गांधी जी से मुलाकात करने के बाद एक समझौता हुआ जिसे हम लॉर्ड इरविन और गांधी दोनों के समझौते को इरविन गांधी पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस समझौते के बाद ये फैसला हुआ कि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे कांग्रेस के लोग जो पहुँचेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल में गांधी जी वहाँ नहीं गए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पहुँचे, इसलिए इस पैक्ट को कुछ शर्तों के साथ पास किया गया और गांधी जी द्वारा ये जो सत्याग्रह शुरू किया गया, उस सत्याग्रह से ये ब्रिटिश लोग डर गए और तकरीबन ऐसे लगने लग पड़ा कि अब भारत को आज़ादी मिलकर ही रहेगी। गांधी जी के इस सत्याग्रह से ही प्रभावित होकर बच्चा खान ने भी अपनी वहाँ पे फौज को और स्ट्रॉन्ग किया और ये फैसला लिया था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो भारत का ही हिस्सा है, अफ़गानिस्तान जो है वो भारत का ही हिस्सा है और भारत में ही रहेगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो इसे, उस एरिया को, पेशावर के उस एरिया को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये बड़ी ही दुखद घटना थी। बच्चा खान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, पर फिर भी उन्होंने अपने हौसलों को नहीं तोड़ा। उन्होंने किसानों के लिए, उस वक्त के वहाँ के लोगों के लिए, हर एक के लिए बहुत काम किया, जैसे गांधी जी ने पूरे भारत के लिए काम किया। बच्चा खान जो कि गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी कई बार पढ़ा था। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही गांधी जी ने भी कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया और एकता को ही बनाए रखने के लिए हमेशा जोर दिया। गांधी जी और बच्चा खान दोनों का ही हमेशा एक ही मोटिव था कि वो भारत को आज़ादी दिला सकें, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें। इसीलिए गांधी जी और फ्रंटियर गांधी जी दोनों का नाम हमेशा इतिहास में चमकता रहेगा। थैंक यू सो मच।